Friend, welcome to चैनल फिजिक्स विद फिंक्शन सर। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उसके बारे में चर्चा करेंगे, एक एक उसके ऑप्शंस देखेंगे, उसमें से चूज करेंगे कौन सा ऑप्शन किस क्वेश्चन में करेक्ट है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक संरचनाएं हैं। इसमें आप देख रहे हैं अलैंगिक संरचना। अलैंगिक संरचना में स्पेशल रूप से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित संरचनाएं होती हैं, इन चारों ऑप्शन में से किसमें ये संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें आप देख रहे हैं जो कोनिडिया होता है, ये आप देख रहे हैं पेनिसिलियम के केस में होता है। जो कलिका की कंडीशन होती है देखते हैं ये बर्ड के द्वारा कवकों के केस में होता है। बाकी जो जिम्यूल होता है यह भी निम्न कोट के जो है जंतुओं में होता है। इस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो भी अलग अलग जीवधारियों में होती है। तो इस प्रकार से ये आपका चौथा ऑप्शन है, ये सभी इन तीनों में अलैंगिक संरचनाएं पाई जाती हैं। तो आपका पहले क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रकार से इसमें हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका है, अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है। अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है, यह दूसरा क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन आप देखेंगे अंड, जिसको आप ओवम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें अंड, जिसको आप ओवम कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन है अंड एवं प्रतिमुख कोशिका, मतलब ओवम और एंटीपोडल सेल। और तीसरा है अंड व सहायक कोशिकाएं, मतलब एग सेल और सिनेडेड सेल्स। और चौथे ऑप्शन पर है सहायक कोशिकाएं व प्रतिमुख कोशिकाएं, सिनेडेड सेल्स और एंटीपोडल सेल्स। इसमें आप देख रहे हैं जो अंड समुच्चय होता है, एग ऑपरेटस होता है, वह स्पेशल रूप से ये आप देख रहे हैं जो एग सेल है और सिनेडेड सेल्स है। सिनेडेड सेल है। इस प्रकार से इन दो कोशिकाओं को स्पेशल रूप से हम एग ऑपरेटस कहते हैं। एग ऑपरेटस कहते हैं। तो इस प्रकार से यह अंड समुच्चय होता है। इसमें अब आप चूज कीजिए, यह आपका ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन में अंड व प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, यह भी आपका गलत है। और तीसरे ऑप्शन देखते हैं अंड व सहायक कोशिकाएं, एग सेल और सिनेडेड सेल्स। इस प्रकार से यह आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन अंड एवं सहायक कोशिकाएं, ये आपका सही है। बाकी ये आपका गलत है और ये गलत है और ये आपका ऑप्शन गलत है। तो अंड समुच्चय के निर्माण में स्पेशल रूप से एग सेल और सिनेडेड सेल्स के सहायक होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, साल्विया में परागण होता है। यह प्लांट है साल्विया। इसमें पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वह स्पेशल रूप से कीटों के द्वारा होता है। तो यह दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह स्थलीय पादप होता है, तो इसमें जल के द्वारा परागण होगा नहीं। और वायु में के द्वारा देखते हैं इसके जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, काफी पुष्प के इंट्रो पार्ट होते हैं जो पेडल्स पर ढके हुए रहते हैं। तो इसमें वायु वहां तक पहुंच नहीं पाती है, जिसकी वजह से परागकण वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं। और इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आपका दूसरा ऑप्शन है कीटों के द्वारा उनके पेटल्स वाले पोर्शन के इंट्रो पार्ट में एंट्री करके देखते हैं आसानी से वर्तिका को उसके परागकण को पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए साल्विया में जो परागण की प्रक्रिया होती है वह कीटों द्वारा होता है। अब इस प्रकार से हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है
प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। इसमें आप देख रहे हैं पादप, पहला ऑप्शन है पादप, देख रहे हैं प्रदूषण के कारक नहीं है बल्कि ये प्रदूषण को कम करने का काम करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा मुख्य कारक कौन है जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, तो ये आपका पादप हो नहीं सकता क्योंकि प्रदूषण को कम करता है। जंतु है, ये पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा प्रदूषण की मात्रा को नॉर्मल कंडीशन रखते हैं, यह भी नहीं है। इसमें मानव जो होता है वह स्पेशल रूप से प्रदूषण के कारक के रूप में होता है, जो कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देखते हैं विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जो है करता रहता है, जिसके कारण देखते हैं वातावरण में या अन्य स्थानों पर विभिन्न प्रकार के प्रदूषक पदार्थ उत्पन्न होते हैं और वह प्रदूषण के मुख्य कारक के रूप में कहे जाते हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत है। अब इसी प्रकार से हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लाइकेन में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में यह जानना है जो लाइकेन होता है वह कवक का और शैवाल का सहजीवी जीन होता है, अर्थात फंगस का और एल्गी का, मतलब फंजाई प्लस एल्गी, यह दोनों मिलकर के सहजीवन जीवन वृद्धि करते हैं, सिम्बायोसिस में मिश्रण होते हैं। इसको हम लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन। अब इसमें आप देख रहे हैं जो फंजाई होता है इसमें पर्णहरित पाया नहीं जाता है, इसलिए यह प्रकाश का अवशोषण करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण कर नहीं सकता है। इसलिए यह फंगस डिपेंड किसके ऊपर होता है? एल्गी के ऊपर होता है, शैवाल के ऊपर होता है। शैवाल क्या करता है? फंजाई द्वारा जो जल और खनिज लवण का अवशोषण हुआ रहता है उसको यह ग्रहण करता है और एल्गी में पर्णहरि में उपस्थित होता है। यह सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके प्रकाश संश्लेषण विधि की सहायता से भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है और उसी भोज्य पदार्थ को लेकर के यह फंजाई भी अपना जीवन चक्र चलाता रहता है। इस प्रकार से इस कवक और शैवाल का जो सहजीवी जीवन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। इसमें जो कवक का पोषण होता है किससे होता है? शैवाल से होता है। तो यहाँ आप देखिए अपने ऑप्शन में शैवाल कहाँ पर दिया गया है, तो पहला वायु से, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है शैवाल से, यह करेक्ट है। मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों से, यह भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, यह भी गलत है। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है? इसमें आप देख रहे हैं कल ये चीजें आपको बताई गई थी पिछले वीडियोज में, यह आपके लिए होमवर्क है। इसमें कमेंट के माध्यम से आप ऑप्शन को चूज करके बताएंगे इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और इसको कमेंट के माध्यम से आप जो है बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। अब अगला क्वेश्चन है दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला जो सहजीवी जीवाणु होता है उसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। यह राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम ऐसा जीवाणु होता है जो दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों के रूप में गांठ में पाता है और यह जीवाणु नाइट्रोजन का फिक्सिंग करके नाइट्रेट के रूप में दलहनी पौधों को देता रहता है और दलहनी पौधे उसको लेकर के अपना जीवन चक्र चलाते रहते हैं। यह पौधे प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं उस भोज्य पदार्थ को लेकर के यह भी अपना जीवन चक्र चलाता रहता है। इसमें जो सहजीवी जीवन है दलहनी पौधा इसको भोज्य पदार्थ देता है और ये जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम होता है यह पौधे को नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करवाता है, इसलिए दोनों सहजीवी जीवन प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला बैसिलस है, यह आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी एनेबिना आपका गलत है।
और बाकी इनमें से कोई नहीं, ये भी आपको गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया था सीरियल आगे पीछे हुआ, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें राइजोबियम लेक्टिनम का ऑप्शन करेक्ट है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चन है, सवाल अलैंगिक जनन करते हैं। सहवालों के केस में जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, इन चारों ऑप्शन में से किन विधियों द्वारा होता है? तो इसमें हम देखते हैं पहला जो होता है बाइकोनिडिया के द्वारा। देखते हैं इस विधि द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है वो कवकों के केस में होती है, वह भी स्पेशल रूप से पेनिसिलियम के केस में होता है। और दूसरा आप देख रहे हैं कलिका के द्वारा, ये जो बर्ड फॉर्मेशन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वह स्पेशल रूप से देखते हैं ईस्ट के केस में होता है, कलिका के द्वारा। और तीसरा जो आप देख रहे हैं चल बीजाणुओं द्वारा, ये देखते हैं स्पेशल रूप से एल्गी के केस में होता है। एल्गी के केस में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया चल बीजाणुओं द्वारा होता है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है और इसमें चौथा ऑप्शन आपका गलत है। तो इस प्रकार से ये भी आपका गलत है, यह भी आपका गलत है और यह तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब इस प्रकार से हम आते हैं अगले जो है क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, मधुमक्खी में नर का विकास होता है। देखते हैं मधुमक्खी में आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में थ्योरी क्लास में पढ़ाया गया होगा। इसमें आप देख रहे हैं जो नर मक्खी होती है जिसको आप ड्रोन कहते हैं या सैनिक मक्खी कहते हैं, उनका जो डेवलपमेंट होता है वह अनिश्चित अंडाणु से होता है। और इसमें जो अनिश्चित अंडाणु होते हैं वह दूसरे नंबर पर है, तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है यह करेक्ट है। बाकी जो निश्चित अंडाणु होते हैं या निश्चित अंडे होते हैं, इससे जो है कहते हैं जो रानी मक्खी होती है इसमें क्वीन भी होती है, यह निश्चित अंडे से। और बाकी श्रमिक मक्खी जिसको आप वर्कर बी कहते हैं, वर्कर बीज, ये दो मक्खियों का जो विकास होता है वह निश्चित अंडे से होता है। और बाकी ये जो अनिश्चित अंडे होते हैं इससे कहते हैं ड्रोन्स का डेवलपमेंट होता है, ड्रोन्स पीस, या इसी को सैनिक मक्खी भी कहते हैं। और यह मेल होते हैं, कैसे होते हैं? मेल होते हैं। तो इस प्रकार से यह आपका अनिश्चित अंडाणुओं से मधुमक्खी में नर का विकास होता है। बाकी आपका ये ऑप्शन गलत है, यह भी ऑप्शन आपका गलत है, यह भी आपका ऑप्शन गलत है, जो कि स्पेशल रूप से रानी मक्खी और श्रमिक मक्खी होता है। और इसमें यहाँ देख रहे हैं नर के बारे में स्पेशल रूप से पूछ रहा है, तो अनिश्चित अंडाणुओं का जो निर्माण होता है वह उससे नर का विकास होता है। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। सबसे पहले तो चिपको मूवमेंट होता है, यह किस कार्य के लिए किया गया था? कहते हैं जो चिपको आंदोलन है इसका प्रारंभ जो है प्लांट्स को बचाने के लिए किया गया था। और इसमें जो अहम भूमिका निभाने वाले थे वह टिहरी गढ़वाल जिले में थे। टिहरी गढ़वाल जिले में देखते हैं कुछ लोगों ने पादपों को काटने से बचाने के लिए यह चिपको आंदोलन शुरू किया था। वह पादपों से चिपक करके खड़े हो गए थे और उनको काटने से रोका था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन पड़ा हुआ है। और यह टिहरी गढ़वाल जिले में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था और पादपों को बचाया गया। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन आपके गलत है। तो इस प्रकार से हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये आप थ्योरी क्लास में पढ़े होंगे। इस विधि की सहायता से जेनेटिक इंजीनियरिंग
देखते हैं इस विधि की सहायता से जो वांछित उत्पाद होते हैं वह जीनों के ट्रांसफर के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, और यह इसका जो क्षेत्र है काफी विस्तृत है। यह कृषि के क्षेत्र में भी वांछित उत्पाद को प्राप्त करने के लिए जीनों का ट्रांसफर जीवों से पादपों में या पादपों से जीवों के फील्ड में किया जाता है। बाकी चिकित्सा के क्षेत्र में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और बाकी वैक्सीन के निर्माण, जिसको आप टीका निर्माण कहते हैं, इन तीनों के क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं चौथा ऑप्शन उपरोक्त तो सभी में यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि सब में हो रहा है, इसलिए ये चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इस प्रकार से यह रहा आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग। तो यह कृषि के क्षेत्र में भी होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है, और वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में भी होता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उसके भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसमें आपको दो चीजें ध्यान देनी है। इसमें देख रहे हैं गुणसूत्रों की संख्या 24 है, और भी किन कोशिकाओं में है? पत्ती की कोशिकाओं में। आपको बताया गया है कि यह जो 2n की कंडीशन होती है, द्विगुणित कंडीशन होता है किसी प्लांट में, तो 2n बराबर कितना हो गया? 24 हो गया, क्योंकि प्लांट द्विगुणित होता है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 24, चाहे वो पत्ती में हो चाहे वो जड़ में हो। लेकिन उसके पुष्पों में उपस्थित जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष जो होता है वह त्रिगुणित होता है, वो वहां पर 3n होता है। अब इसमें 2n बराबर देख रहे हैं 24 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा? देख रहे हैं 24/2, देख रहे हैं 12 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर 3n है, तो इसमें 2n प्लस n, इसमें 3n जो भ्रूणकोश है उसमें 2n में देख रहे हैं 24 है, और एक n में कितना है? 12 है। अब कंडीशन में 12 है, तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें आप सर्च कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। 36 किसमें है? तो पहले ऑप्शन में देख रहे हैं 36 दिया गया है, तो यह जो है पहला ऑप्शन आपका सही है, बाकी ऑप्शन जो है ये गलत है। तो इस प्रकार से इसमें इन चीजों पर ध्यान देना है कि जो प्लांट है वह द्विगुणित है, तो उसको 2n से प्रदर्शित करते हैं। उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 24 है। और जब हम अगुणित निकालेंगे तो देखते हैं n बराबर 24/2 लिखेंगे, तो यहाँ पे अगुणित कंडीशन कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब उसमें आप ग्लूकोज देख रहे हैं, ग्लूकोज जो होता है वह त्रिगुणित होता है, तो त्रिगुणित की कंडीशन में आप देख रहे हैं या 2n + 1 n की कंडीशन, तो 2n में देख रहे हैं या 24 है, बाकी 12 की कंडीशन यहाँ पर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब ऑप्शन में चूज कर लेंगे 36 कहाँ दिया गया है, तो पहले ऑप्शन। तो इस प्रकार से हम अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इंटरस्टिशियल क्लिएज्मा किसमें पाए जाते हैं? इंटरस्टिशियल जो क्लिएज्मा होते हैं वह जब मियोसिस और माइटोसिस की प्रक्रिया होती है कोशिकाओं में, तो उसमें देखते हैं जहां पर गुणसूत्र एक दूसरे से जो जुड़ते हैं, जुड़ने का जो स्थान होता है वहां पे क्लिएज्मा का फॉर्मेशन होता है। और कहते हैं यह प्रॉपर रूप से जहां दो गुणसूत्र जुड़ रहे होते हैं वह बाईवैलेंट होता है। तो यह जो इंटरस्टिशियल क्लिएज्मा होता है वह बाईवैलेंट में होता है, जहां पर सूत्रों पर उपस्थित जीन होते हैं एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर और दूसरे गुणसूत्र से पहले गुणसूत्र पर स्थानित होते हैं, जिससे जीन विनिमय की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, बाईवैलेंट। बाकी यूनिवैलेंट में पर्टिकुलर एक ही गुणसूत्रों में ओवरलैपिंग की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्लिएज्मा की फॉर्मेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, जिससे उसमें क्लिएज्मा का निर्माण नहीं होगा। जब क्लिएज्मा का निर्माण नहीं होगा तो जीनों के आदान प्रदान की प्रक्रिया नहीं होगी। और यहाँ पर दोनों की कंडीशन दिया गया है, तो उसमें यूनि में होता ही नहीं यूनिवैलेंट में, और बाईवैलेंट में होता है, तो बाईवैलेंट आपका करेक्ट है। बाकी सभी ऑप्शंस क्या है? यह गलत है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम देखी गई थी या सर्वप्रथम हुई थी। देखते हैं अम्लीय वर्षा सबसे पहले देखा जाए तो स्वीडन में हुआ था विश्व स्तर पर। लेकिन अगर नेशनल स्तर पर देखा जाए, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीडन में हुई थी। और यहाँ पर स्वीडन में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। और यह राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं, इसमें सबसे भारत के मेघालय में हुआ था दूसरे नंबर पर। यहाँ पे ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। और बाकी अमेरिका में नहीं हुआ था, इंडोनेशिया इसमें नहीं हुआ था, कनाडा में नहीं हुआ था। इस प्रकार से नेशनल स्तर पर यह इंडिया के मेघालय में हुआ था सबसे पहले। और अगर स्वीडन ऑप्शन में रहता विश्व स्तर पर तो पहले स्वीडन दिया रहता। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इस प्रकार से अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है। इसमें आपको दो चीजें बताई गई होंगी थ्योरी क्लास में। पहला बताया गया था मोनो हाइब्रिड। हाइब्रिड क्रॉस जिसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, इसको मोनो हाइब्रिड कहते हैं। दूसरा आपको बताया गया था डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसमें दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकर कराया जाता है। इसमें स्पेशल रूप से आपको डाई हाइब्रिड के बारे में पढ़ना है। जो डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस होता है उसमें उसका जो अनुपात आता है, फिनोटाइप रेशियो आता है, वह 9:3:3:1 आता है। बाकी अगर यह द्विसंकर के स्थान पर अगर यहाँ पर एक संकर संकरण होता तब यह ऑप्शन करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पर द्विसंकर ध्यान देना है, यह 9:3:3:1 होता है। यह आपका ऑप्शन करेक्ट है। यह ऑप्शन आपका गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का जो अनुपात होता है वह 9:3:3:1 होता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एंड्रोजन स्रावित होता है। सबसे पहले तो आप यह जानिए एंड्रोजन क्या है। जो एंड्रोजन होता है यह मेल सेक्स हार्मोन्स होता है। इसको टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं। इसी का उपनाम है एंड्रोजन। इसका जो स्राव होता है वह अंतराली जो कोशिकाएं होती हैं उसमें उसी का उपनाम रखा गया है लीडिंग सेल्स। यहां पर लीडिंग सेल्स है। इन लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन का सिक्रेशन होता है। और यही हार्मोन जो होते हैं वह मेल के केस में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उसके डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से आपको दो तीन चीजें इसमें ध्यान देनी है कि एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन्स है। इसका स्रावण अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका के द्वारा होता है। यह क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो भी किसके केस में, मेल के केस में। तो इस प्रकार से यह लीडिंग कोशिका द्वारा होता है। बाकी ये स्पर्मेट्स गलत है, यह सर्वोली कोशिका यह भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, यह भी गलत है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह आपका हो गया पहला ऑप्शन करेक्ट। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुवांशिकी विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। इसमें कहते हैं जो अनुवांशिकी विकार होते हैं वह भी गुणसूत्रों में होते हैं, उसको हम सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। यह अलग अलग सिंड्रोम दिए गए हैं। अब इसमें से चूज यह करना है कि किनमें यह गुणसूत्रों की संख्या की कमी अथवा अधिकता से कौन सा सिंड्रोम हो रहा है और उस किस गुणसूत्र में कमी अधिकता हो रही है। यह चीजें आपको ध्यान देनी है। और उसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिया गया है 21वें गुणसूत्र में होता है, जो 21वां मतलब 21 क्रोमोसोम से होता है।
टोटल क्रोमोसोम की संख्या ह्यूमन के केस में कितनी होती है? यह 23 जोड़ी अर्थात 46 होते हैं। तो इसमें 21वां जो जोड़ा होता है, इसी के प्रतिलिपिकरण के फलस्वरूप जब एक गुणसूत्र की संख्या और बढ़ जाती है तो यह पेयर के स्थान पर इसकी संख्या एक और बढ़ जाती है। तो यह 23 जोड़ी की जो कंडीशन होती है, 23 जोड़ी मतलब 23 दूना 46, यह पेयर होता है। पेयर में आप देख रहे हैं 46 की संख्या हो गई। अब इसमें जब एक 21वां गुणसूत्र के एक प्रतिलिपि और बन जाएंगे तो इसमें एक गुणसूत्र और जुड़ जाएगा। यह गुणसूत्र की संख्या कितनी रहेगी? 46 का स्थान पर 47 रहेगी। तब देखते हैं इसमें एक्स्ट्रा लक्षण आना शुरू हो जाता है। यह एक सिंड्रोम होता है, उस सिंड्रोम का नाम है डाउन सिंड्रोम। क्या नाम है? डाउन। एकदम उल्टा काम होता है। देखते हैं गुणसूत्रों की संख्या जहां पे बढ़ रहा है उसका नाम डाउन है, और जहां गुणसूत्रों की संख्या कम होगी उसको हम क्या कहेंगे? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है ना? और जहां पे गुणसूत्रों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, जिससे मेल में फीमेल का, फीमेल में मेल का लक्षण आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सुपर फीमेल और सुपर मेल का फॉर्मेशन होता है, वह जो होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ये वाला होता है। और बाकी जो थैलेसीमिया होता है यह अनुवांशिक रोग होता है। देखते हैं इसमें यह एनीमिया से संबंधित होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या में कमी नहीं होती, बल्कि गुणसूत्रों पर उपस्थित जीनों की संख्या में कमी अथवा अधिकता की वजह से होता है। इसलिए यह कैल्सीमिया या थैलेसीमिया नहीं है, टर्नर सिंड्रोम नहीं है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नहीं है। सिर्फ ऑप्शन आपका जो करेक्ट है वो क्या है? डाउन सिंड्रोम। इस प्रकार से ये आपका 17वां क्वेश्चन रहा। 17 क्वेश्चन में आपका इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए इस ऑप्शन को चूज करेंगे। अब हम आते हैं अगले जो है क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है? विडाल टेस्ट का नाम सुने होंगे। विडाल टेस्ट यह पॉपुलर है। विडाल टेस्ट जो होता है वह टाइफाइड नामक डिजीज में का टेस्ट होता है इस विधि द्वारा। और यह जो रोग होता है टाइफाइड, यह जीवाणु जनित रोग होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। इस साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु की वजह से देखते हैं टाइफाइड नामक रोग होता है। यह मनुष्य में होने वाला रोग है, और जब मनुष्य को रोग यह हो जाता है तो उसका जो परीक्षण होता है इस विडाल टेस्ट की सहायता से किया जाता है। उसकी पुष्टि जो होती है विडाल टेस्ट द्वारा। और बाकी जो मलेरिया होता है यह प्रोटोजोन द्वारा होता है, जिसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। इसके रोगजनक का नाम प्लाज्मोडियम है। और तीसरे ऑप्शन में आप देख रहे हैं अतिसार पेजिस है। यह एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, यह प्रोटोजोन्स है। इस प्रोटोजोन्स की सहायता से अतिसार या पेजिस नामक होता है। और बाकी फाइलेरिया चौथे ऑप्शन देख लीजिए। यह जो फाइलेरिया होता है यह एस्केल्मेंथीस संघ का प्राणी होता है, रोगजनक होता है। इसका नाम है पुचरेरिया। पुचरेरिया जो होता है इसे एलिफेंटिएसिस होता है। एलिफेंटिएसिस, जिसको आप हाथी पाँव नामक रोग कहते हैं। तो यह एस्केल्मेंथीस संघ के प्राणी के द्वारा होता है। यह एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोन द्वारा होता है। यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोन द्वारा होता है। बाकी यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होता है, जीवाणु जनित रोग होता है। यही जो है इसी की पुष्टि विडाल जो है परीक्षण के द्वारा किया जाता है, विडाल टेस्ट के द्वारा। इस प्रकार से आपका यह पहला ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन क्या है? गलत। तो इस प्रकार से अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए
और उसको समझिए कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। आनुवांशिक रूपांतरण क्या है? इसमें कहते हैं जीनों का जो फेरबदल करके वांछित उत्पाद को प्राप्त किए जाते हैं उसके विशेष पर्पज होते हैं और वह पर्पज जो पूरा किया जाता है इसी बीज द्वारा किया जाता है उसी को आनुवांशिक रूपांतरण कहते हैं। यह देखते हैं इसमें पहला ऑप्शन दिया गया, आनुवांशिक रूपांतरण ने फसलों को सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह आनुवांशिक अभियांत्रिकी विधि के द्वारा ऐसे पादपों का निर्माण किया गया है, उन पादपों में सूखा भी सहने की क्षमता होती है और ठंड को सहने की भी क्षमता होती है। और दूसरे ऑप्शन में क्या है, आनुवांशिक रूपांतरण से रासायनिक पीड़कनाशक पर निर्भरता को कम किया गया है। देखते हैं जो रासायनिक पीड़कनाशक होते हैं मतलब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड दवाओं का छिड़काव जो होता है उन पादपों पर कम किया जाता है, तो देखते हैं वह आनुवांशिक रूपांतरित विधि द्वारा ऐसे पादप बनाए गए हैं जिसमें इन रासायनिक पदार्थों के छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसका नाम आप लोग पढ़े भी होंगे, बीटी क्रॉप का नाम बताया गया था, बीटी फसल का नाम। यह बैसिलस थोरिनजिएंसिस, बैसिलस थोरिनजिएंसिस नामक जीवाणु के डीएनए से जीन को पृथक करके पुनर्योगल डीएनए का निर्माण करके पादपों में उसको जो है प्रवेश कराया जाता है, जिसकी वजह से इनमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड दवाओं का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरा है आनुवांशिक रूपांतरण खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि के लिए किया जाता है। इसमें भी आप देख रहे हैं आपके मार्केट में कुछ दिनों के पश्चात कुछ ऐसे फल और सब्जियां प्राप्त होंगे जिसमें हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षण क्षमता होती है उनको इंक्रीज करने के लिए ये जितने पोषक तत्व होते हैं सबको इन पादपों के फलों और सब्जियों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे वो फल और सब्जी खाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, बैलेंस डाइट भी मिलता रहेगा और इतने आसानी से डेवलपमेंट होता रहे। तो इस प्रकार से ये जो तीनों ऑप्शंस हैं देखते हैं यह आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में होते हैं, इसलिए आपका लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यह ऑप्शन आपका सही। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन, इसके पहले भी क्वेश्चन आपको मिला था लेकिन उसमें एक ऑप्शन नहीं दिया गया था और इसमें इन्वॉल्व किया गया था, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें आप देख रहे हैं अनिषेक जनन की प्रक्रिया जो होती है बिना फर्टिलाइजेशन जो संपन्न होती है वो अनिषेक जनन होता है। इसमें आप देख रहे हैं जो रोटिफर्स होते हैं इनके केस में भी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। मधुमक्खियों के केस में भी देख रहे हैं बिना निश्चित अंडे से मधुमक्खियों के निर्माण में नर का निर्माण होता है। टर्कियों के केस में भी बिना निषेचन देखते हैं का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये जो तीनों हैं इनमें अनिषेक जनन के द्वारा मेल जो एनिमल्स हैं या मेल जो है कीट हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से लास्ट ऑप्शन आप मिलेगा उपरोक्त तो सभी में तीनों का ऑप्शन आपका है, तो यह सबसे बेहतर है चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी में। तो चौथा ऑप्शन आपको करेक्ट है और ये ऑप्शन आपके एक एक करेंगे तो गलत हो जाएगा, इकट्ठे तीनों का है तो आपका आप लोग सभी में दिया ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से आप अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाविता नियम के लिए सही। आप मेंडल्स लॉ पढ़े होंगे जूरी क्लास में। मेंडल्स लॉ में 3 नियम आपको बताए गए हैं। पहला आपको बताया गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा आपको बताया गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको आप हिंदी में कहते हैं पृथक्करण का नियम और इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम। और तीसरा नियम आपको बताया गया होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट
असॉर्टमेंट। ये 3 नियम आपको बताए गए हैं। यह प्रभाविता का नियम है, यह पृथक्करण का नियम है। इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। यह दोनों नियम एक संकर संकर पर आधारित है, और जो तीसरा नियम है द्विसंकर संकर पर आधारित है। तो इसमें पहला आपको देखना है लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। इसमें क्या है, इसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में जो संततियां प्राप्त होती हैं उनमें एक लक्षण दूसरे लक्षण पर पूर्ण रूप से प्रभावी होता है, इसीलिए उस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो इसके आधार पर आप उसमें देखेंगे, ये पहला है कारक जोड़े में होते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे आप प्रभाविता के नियम में क्रॉस प्रक्रिया संपन्न कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यह भी आप देख रहे हैं पेयर में है, यह भी पेयर में है, तो कारक जोड़े में होते हैं। और लेकिन इसमें आपका जो कारक जोड़े में दिया गया है यह समान और असमान का नहीं दिया गया है, तो इसलिए अभी ध्यान से देखते रहिए कौन कौन सा कारक सही या ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विभक्त इकाइयों द्वारा होता है। लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विभक्त इकाइयों द्वारा होता है। इसमें आप देख रहे हैं यह डोमिनेंट कैरेक्टर को इंडिकेट करते हैं, यह रिसेसिव कैरेक्टर को इंडिकेट करते हैं, मतलब यह प्रभावी और यह अप्रभावी दोनों लक्षणों को देखते हैं अलग अलग जो है शो करते हैं। अब तीसरे ऑप्शन देख रहे हैं, यदि कारक जोड़ों के सदस्य असमान तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है। ये पूरी तरह से करेक्ट है। इसमें आप देख रहे हैं यदि कारक के दोनों जोड़ों के सदस्य असमान तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है। जब इनमें क्रॉस की प्रक्रिया होगी कैपिटल टी स्मॉल टी, ध्यान देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, इसका संकरण इसके साथ होगा तो यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, इसका संकरण इसके साथ होगा तो यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और लास्ट वाले में भी इसका संकरण इससे होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो F1 पीढ़ी जो संततियां प्राप्त हो रही हैं इसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक रेसिव कैरेक्टर है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक रेसिव कैरेक्टर है। इसमें भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, यहाँ पर रेसिव कैरेक्टर है, यहाँ पर भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, यहाँ पर भी रेसिव कैरेक्टर है। दोनों कारक के जोड़े यहाँ देख रहे हैं असमान कंडीशन हो जा रहे हैं, और इसमें कैपिटल टी जो होता है वह स्मॉल टी के ऊपर क्या है प्रभावी है, इसलिए कैपिटल टी का लक्षण आपको दिखाई देता है, स्मॉल टी का लक्षण नहीं दिखाई देता है। इसमें कैपिटल टी प्रभावी कारक है और स्मॉल टी अप्रभावी कारक है। तो इसमें पहले ऑप्शन से लेकर के तीसरे ऑप्शन तक लगभग सभी टैली कर रहे हैं। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन देखिए उपरोक्त सभी में दिया है, तो अगर हम तीनों कारक को अलग अलग सही करेंगे हो सकता गलत हो जाए, लेकिन जहां पर तीनों का इकट्ठे दिया गया है उपरोक्त सभी, तो कंबाइंड कंडीशन में यह आपका पूरी तरह से करेक्ट है। इसमें आप अलग अलग इसको नहीं इंडिकेट करेंगे, अलग अलग करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब इसमें सभी उससे मैच कर रहे हैं इसलिए आपका उपरोक्त सभी ये आपका सही है, चौथा ऑप्शन। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पादप के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। सहजीवी संबंध अभी आपको बताया गया जहां पर साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं वह सहजीवी जीवन होता है। इसमें आप देख रहे हैं सजीवी संबंध में पहला एक एक ऑप्शन के बारे में देखते जाएंगे, राइजोबियम के बारे में अभी पिछले क्वेश्चन में इसकी चर्चा की गई थी। यह दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला ऐसा जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके दलहनी फसलों को देता रहता है, और जब फसलों में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप भोज्य पदार्थों का निर्माण हो जाता है तो वह भोज्य पदार्थ राइजोबियम भी लेकर के अपना जीवन चक्र चलाता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है राइजोबियम दलहनी फसल को, यहां हम देख रहे हैं दलहनी फसल है, यह राइजोबियम दलहनी फसल क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। किस रूप में दे रहा है, नाइट्रेट के रूप में दे रहा है। किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में दे रहा है। और ये दलहनी फसल में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप भोज्य पदार्थ का निर्माण हो जाता है तो यह भोज्य पदार्थ राइजोबियम को देखते हैं,
यह भोज्य पदार्थ मतलब फूड के रूप में दे रहा है, तो यह इसका हेल्प कर रहा है या इसका हेल्प, इसमें दोनों का लाभ हो रहा है, यह सजीवी संबंध है। ये आपका भी सही है। अगला है माइकोराइजा। माइकोराइजा के बारे में समझ लीजिए। आप जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का नाम सुने हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंतर्गत देखते हैं सदाबहार पादप आते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, एवरग्रीन कहते हैं। सदाबहार हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसमें पतझड़ नहीं होता है। देखते हैं इसके अंतर्गत जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, ये सभी पादप आते हैं। इसमें जो पाइनस का पादप होता है इसको आप चीड़ का पौधा कहते हैं। इन पौधों की जड़ों में एक कवक पाता है, उस कवक का नाम क्या है, माइकोराइजा। यही क्या करता है, मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके यह क्या करता है, पाइनस के पौधे को देता रहता है। पाइनस का पौधा उसको ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण विधि की सहायता से भोज्य पदार्थ का निर्माण करता रहता है, और बदले में यह भोज्य पदार्थ को देखते हैं माइकोराइजा को भी देता रहता है। तो इस प्रकार से यह वाटर मिनरल्स दे रहा है, वाटर मिनरल दे रहा है, और यहां देख रहे हैं यह फूड दे रहा है, भोज्य पदार्थ दे रहा है, यह भी सजीव व्यतीत कर रहा है। और यहां देख रहे हैं नॉनस्टॉक एनाबिना। नॉनस्टॉक आप देख रहे हैं, नॉनस्टॉक एनाबिना एक ही होते हैं, यह शैवाल के अंदर आते हैं, और लाइकेन के साथ, लाइकेन का नाम सुने होंगे, इसमें कवक और शैवाल का सजीव होता है। फंजाई प्लस एल्गी, एल्गी में कौन आता है, नॉनस्टॉक आता है। ये देख रहे हैं फंजाई के साथ सजीव जीवन व्यतीत करता है। तो इस प्रकार से यहां पर आपका तीनों ऑप्शंस इसके अंदर आता है। इसमें सॉरी एक मिनट ध्यान दीजिए, नॉनस्टॉक की जो कंडीशन होती है वह एल्गी के साथ, यह शैवाल के अंदर आता है, नीले हरे शैवाल कहते हैं इसको। यह फंजाई के साथ, यह ऑलरेडी अलग से जीवाणु के अंदर साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है। ये आपका ऑप्शन गलत है, इसमें दो ऑप्शन आपके सही हैं। दो ऑप्शन में यहाँ पे राइजोबियम और माइकोराइजा, यह दोनों सजीव जीवन व्यतीत करते हैं, और यह दोनों ऑप्शन देख रहे हैं चौथे में दिया गया है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, ये ऑप्शन आपको करेक्ट है। तो इस प्रकार से नॉनस्टॉक जानते रहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें। नॉनस्टॉक जो है यह साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर आता है। बाकी इनमें आप देख रहे हैं सजीव जीवन में ये दो आते हैं, राइजोबियम और माइकोराइजा। हम दोनों ऑप्शन को क्लियर करने के लिए लास्ट ऑप्शन दिया गया, पहला और दूसरा, इसका से आपका करेक्ट है, चौथा ऑप्शन। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह से काटने के लिए जाना जाता है। याद देख रहे हैं, स्पेशल रूप से आपको एंजाइमों के बारे में बताया गया बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, उसमें टूल्स बताए गए होंगे। उस टूल्स के अंतर्गत इसी एंजाइमों के बारे में आपको पढ़ना था, तो उसमें एक एक एंजाइम के बारे में देख लीजिए, कौन सा एंजाइम किस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें जो पहला एंजाइम है एक्सोन्यूक्लियेज है। एक्सोन्यूक्लियेज आपको बताया गया था, कोई भी डीएनए खंड होता है, उस डीएनए खंड, जैसे सपोज कीजिए यह डीएनए है, यहां देखते हैं जो फास्फेट आयन होते हैं या फास्फोरिक अम्ल होता है, यहां देखते हैं अगर इस सिरे से इसको पृथक करना होता है, अलग करना होता है, देखते हैं यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस का प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य अलग होता है कि कोई भी डीएनए होता है उसके 3' 5' सिरे होते हैं, देख रहे हैं 3' 5' 5' 3', यहाँ टिप वाले पोर्शन से इसके टिप वाले पोर्शन पर, यहाँ पर भी टिप वाले पोर्शन पर जो फास्फेट आयंस जुड़े होते हैं, यहाँ से अगर इनको स्पेशल रूप से पृथक करना होता है तो वहां पे एक्सोन्यूक्लियस का यूज किया जाता है। और बाकी एंडोन्यूक्लियस, इसके बारे में चर्चा की गई। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको डीएनए की कैंची कहते हैं। इसके बीच वाले भाग से भी अगर देखते हैं किसी भी खंड को सेलेक्ट करके विशिष्ट स्थानों से पृथक करना होता है तो इसी एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। क्या है एंडोन्यूक्लियस, इसका पूरा नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस।
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस प्रकार से ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है। बाकी जो पॉलीमरेज होता है, इसका जो कार्य होता है, यह क्या करता है, यह पुराने डीएनए से नए डीएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर डीएनए को विशिष्ट स्थान जो काटने का कार्य करता है वह है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसको शार्ट में हम एंडोन्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शंस क्या है, गलत। तो इस प्रकार से हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है निभाग पायता है। निभाग होता है, पहले तो उसका लोकेशन समझिए, निभाग होता क्या है, कहाँ उपस्थित होता है। तो आप फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्लांट के केस में देखे हैं, तो उसमें देख रहे हैं यह स्टिग्मा है, यह स्टाइल हो गया, और यह ओवरी हो गई। यहां देख रहे हैं यह ओवरी का भाग हो गया, यह है स्टिग्मा, यह है स्टाइल, यह है ओवरी। बताया गया था ओवरी से फल का निर्माण होता है, और इसी के अंदर आपको बताया गया है बीजांड पाता है। बीजांड के अलग अलग भाग होते हैं, इसी भाग के बारे में आपको अलग अलग अध्ययन करना है। यहाँ देख रहे हैं ये जो खाली स्थान आपको यहाँ पे वाला भाग दिखाई दे रहा है, यही क्या होता है, निभाग कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं सलाजा। देखते हैं यह बीजांड हो गया। बीजांड का जो टिप वाला पोर्शन होता है, जहां पर प्रत्युत्तक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, पैराकाइमेटस टिश्यूज, देखते हैं वही साल्जा होता है, निभाग होता है। तो यह बीजांड में उपस्थित होता है, यह परागकण में नहीं होता है, होता है बीजांड होता है। बीजांड किस पाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की ओवरी में पाता है, और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। उस बीजांड का जो टिप वाला पोर्शन होता है वो पैराकाइमेटस टिश्यू का बना होता है, उसी को हम सलाजा के नाम से जानते हैं, या निभाग के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका भ्रूणपोष भी गलत है, इन सभी में भी गलत है। आपका दूसरा ऑप्शन सही है, बीजांड। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। देखते हैं फूड चेन का नाम सुनेंगे, खाद्य श्रृंखला चेन। बताया गया है जो फूड चेन होता है वह यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशी होता है। मतलब इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह पर्टिकुलर एक दिशा में होता है, और इसमें 3 कोशीय स्तर होते हैं। पहला जो कोशीय स्तर होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। दूसरा होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर में अलग अलग है, प्राइमरी कंज्यूमर अलग है, प्राइमरी कंज्यूमर अलग है, सेकेंडरी कंज्यूमर अलग है, टर्शियरी कंज्यूमर अलग है, और चौथा है टॉप कंज्यूमर होता है। ये अलग है। बाकी अब हम तीसरे आते हैं। तीसरा जो होता है, पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर है, तीसरा है डीकंपोजर। क्या होता है, डीकंपोजर होता है। यह उत्पादक है, यह उपभोक्ता है, यह अपघटक है। इसमें देखते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं इसके अंदर प्लांट्स आते हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है।
बाकी दूसरे में कंज्यूमर आते हैं, उपभोक्ता आते हैं। इसमें भी जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, जो प्लांट के ऊपर निर्भर रहकर अपना जीवन चलाते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। जो उन प्राइमरी कंज्यूमर को के ऊपर निर्भर रहते हैं ऊर्जा के पर्पज से, वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। जो सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर निर्भर रहते हैं वो टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। और जो टर्शियरी के ऊपर निर्भर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? टॉप कंज्यूमर कहते हैं। तीन में ऊर्जा का प्रवाह एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में देख रहे हैं, एक सीधी रेखा में हो रहा है या एक ही दिशा में हो रहा है, इसीलिए वो क्या होता है? यूरिन डायरेक्शन। अब इसमें मानव जो होता है वो आप देख रहे हैं ओमनीवोरस होता है, मतलब सर्वाहारी होता है, प्लांट को भी खाता है और मांस को भी खाता है। लेकिन उसमें स्पेशल रूप से आपको देखना है या शुद्ध शाकाहारी है नहीं, इसलिए इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर में नहीं रख सकते हैं। वह सेकेंडरी कंज्यूमर से मतलब प्रारंभ होता है। कहते हैं सेकेंडरी टर्शियरी टॉप कंज्यूमर्स में से मानव जो सर्वाहारी है, मांस खाता है, ये जो है पेड़ पौधों को भी खाता है, तो इसलिए ये सर्वाहारी है। और यह स्पेशल रूप से देखा जाए तो उपभोक्ता के ऊपर ही निर्भर है, सॉरी उत्पादक के ऊपर निर्भर है, यह उपभोक्ता के अंतर आएगा। बाकी जो डीकम्पोजर होते हैं इसके अंतर्गत जो होते हैं जीवाणु विषाणु कवक आते हैं, ये सभी क्या करते हैं? डेड बॉडी को सड़ाने का कार्य करते हैं, उसका अपघटन करते हैं, तो इसलिए इनको हम अपघटनकर्ता के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक एक करके देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला में जो मनुष्य है वह उत्पादक है नहीं, क्योंकि वो भोज्य पदार्थों का निर्माण करता नहीं, वो प्लांट्स करते हैं। दूसरा है अपघटनकर्ता, देखते हैं इसके अंतर्गत डीकम्पोजर तथा जीवाणु विषाणु कवक आते हैं, यह भी जो है खाद्य श्रृंखला में मनुष्य इसका कोई योगदान नहीं है। अब इसमें आप देख रहे हैं उपभोक्ता है, उपभोक्ता में आप देख रहे हैं यह पेड़ पौधों को भी खाता है, मांस को भी खाता है, तो उपभोक्ता के रूप में हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कोशीय स्तर है, इसलिए आपका ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है क्या पुरुष से संबंधित है? इसमें एक एक जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस के बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं हम लोग। इसमें पहला आप देख रहे हैं वैसेक्टोमी है। वैसेक्टोमी को नसबंदी कहते हैं हिंदी में। देखते हैं जो पुरुषों के केस में नसबंदी की प्रक्रिया होती है, यह देखते हैं परिवार नियोजन की अस्थायी विधि के अंदर आते हैं। इसमें करते क्या है, जो मेल के जो शुक्रवाहिनी होती है उसको काट कर फोल्ड कर बांध कर दिया जाता है, जिससे मैच्योर जो स्पर्म होते हैं वह अधिवृषण से निकल कर देखते हैं वह स्खलन नलिका तक नहीं पहुंच पाते हैं, वह वीर्य के साथ संयुक्त नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वह उनका स्खलन वीर्य के साथ नहीं होता है। उस वीर्य के माध्यम से वह फीमेल के ओवम तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती, युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। देखते हैं यह जो पार्ट है वैसेक्टोमी, इसको हिंदी में नसबंदी कहते हैं इसी प्रक्रिया को, और यह स्पेशल रूप से मेल के केस में संबंधित होता है। इसके केस में होता है मेल के केस में। और आपके क्वेश्चन में भी देख रहे हैं पुरुष के बारे में ही पूछ रहा, मतलब मेल के बारे में ही पूछ रहा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है पहले में भी मिल जा रहा है। लेकिन आप दूसरे ऑप्शन में भी देख रहे हैं जो गोलियां होती हैं, गोलियां मतलब तमाम जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, ये देखते हैं इसका यूज मेल में नहीं होता है, बल्कि किस में होता है? फीमेल में होता है, इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत है। और ट्यूबेक्टोमी जो प्रक्रिया होती है यह फीमेल के केस में नलबंदी की प्रक्रिया होती है। ट्यूबेक्टोमी फीमेल के केस में परिवार नियोजन की जो अस्थायी विधि होती है उसको हम इंग्लिश में ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, हिंदी में नलबंदी कहते हैं, और कॉमन भाषा में लोग क्या करते हैं उसको भी नसबंदी के नाम से बोलते हैं। तो इस प्रकार से यह फीमेल के केस में हो गया, लेकिन यहाँ पे पुरुष के बारे में पूछ रहा था, तो यह आपका वैसेक्टोमी सही है, यह आपका गलत है। अब आते हैं इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, इसमें से पहला ऑप्शन आपको मिल जा रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है वैसेक्टोमी। तो इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है वंशागत की इकाई है।
वंशागत, इसमें आप पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जिसको वंशागति कहते हैं। देखते हैं वंशागति होता क्या है। यह आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। और इसकी इकाई पूछ रहा है, इसकी यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, आप पढ़ चुके हैं। देखते हैं जो जीन रूप प्रारूप होते हैं, यह जो जीनों में निहित लक्षण होते हैं उसको प्रदर्शित करते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं जहां पर जीन उपस्थित होते हैं, इन्हीं गुणसूत्रों की सहायता से आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। और गाल्जिकाएं, यह देखते हैं कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग होता है। और जीन जो होता है यह आनुवंशिक की इकाई होती है। देखते हैं यही जीन क्या करता है, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। तो मुख्य रूप से जो भूमिका होती है आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का जो कार्य करते हैं वह जीन होता है। इस जीन का नाम जॉनसन नोबेकी ने दिया था। यही वंशागत की इकाई के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आपका पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है, चौथा ऑप्शन आपका है जीन, ये आपका जीन करेक्ट है। तो इस प्रकार से वंशागत की इकाई को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है जल परागित पादप का नाम है। देखते हैं जल परागित मतलब जो जल में पाए जाने वाले पादप होते हैं, जो हाइड्रोफिटिक होते हैं, जो हाइड्रोफिटिक प्लांट होते हैं, पहले उन पादपों को चूज करते हैं कि कौन सा पादप जल में पाए जाने वाला होता है तो परागण उसी में होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं जो हाइड्रिला होता है वह स्पेशल रूप से जल में ही पाया जाता है। मटर जो होता है यह स्थल पाता है, तो यह नहीं हो सकता है। नींबू यह भी स्थल पाता है, यह भी नहीं हो सकता है। इनमें से कोई नहीं, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रिला जल में पाया जाता है। इसलिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया हाइड्रिला के केस में। यह हाइड्रोफिटिक प्लांट है, इसलिए इसमें परागण की प्रक्रिया होती है किसके द्वारा होती है, जल के द्वारा होती है। हाइड्रिला पौधे में परागण की प्रक्रिया जल के द्वारा संपन्न होती है। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कूट फल है। कूट फल, इसी को फॉल्स फ्रूट कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और देखते हैं इसी को असत्य फल कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, असत्य फल। तो इसी को कूट फल कहते हैं, इसी को असत्य फल कहते हैं, इसी को आभासी फल भी कहते हैं, आभासी फल भी कहते हैं। अब आप इनके बारे में समझिए। ऐसे फल जिनका निर्माण पुष्प के बीजांड से न होकर के उसके पुष्पासन से होता है या पुष्प के अन्य भाग जैसे कैलिक्स, करोला इत्यादि से होता है, तो ऐसे फल को हम कूट फल के नाम जानते हैं, या असत्य फल के नाम जानते हैं, या आभासी फल के नाम जानते हैं। तो इसमें देखते हैं जो सेब का फॉर्मेशन होता है फल का, यह भी फल है, इसका जो फॉर्मेशन होता है पुष्पासन से होता है। तो देखते हैं यह क्या है, कूट फल है। बाकी इसमें आप देखते हैं अलग अलग पार्ट से इनकी जो निर्माण की प्रक्रिया होती है, जिसमें बीज के फॉर्मेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आपका अंगूर का है, आम का है, मटर का है। अंगूर में फिलहाल एसेक्सुअल प्रोडक्शन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से कूट फल के अंदर कौन आएगा, सेब आएगा, जिसका निर्माण पुष्प के पुष्पासन से होता है। इसीलिए कूट फल या उसी को असत्य फल या आभासी फल कहते हैं। इसमें यह ऑप्शन मटर का गलत है, आम का गलत है, अंगूर का गलत है। एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, सेब। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसमें आप देख लीजिए भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या, इसमें थ्योरी क्लास में आपको बताएगा जो भ्रूणपोष होता है एंडोस्पर्म,
कोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। अभी शायद इसमें भी चर्चा की गई, यह 3n होता है, त्रिगुणित होता है। इसमें होता कैसे त्रिगुणित है, इसमें इसके बारे में समझ लीजिए। देखते हैं, अभी ये फिगर ड्रॉ किया गया था, लेकिन इसमें जो आपको समझाना है, यह बीजांड के अंदर अलग अलग लेयर्स हैं। इसमें आप देख रहे हैं भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश मतलब एम्ब्रियोसाइक, कोश और कोश में अंतर है। एम्ब्रियोसाइक को भ्रूणकोश कहते हैं और भ्रूणकोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें आप देख रहे हैं जो एम्ब्रियोसाइक होता है उसमें ऊपर की तरफ 3 सेल्स होती हैं जिसको हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। और नीचे की तरफ देख रहे हैं आधार भाग में एक अंड कोशिका होती है और 2 सहायक कोशिकाएं होती है। और बीच में देते हैं यह 2 ध्रुवीय केंद्रक होता है। देखते हैं जब पादपों में परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो परागण में बताया गया होगा। देखते हैं जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल कर देखते हैं वर्तिकाग्र पर आते हैं तो वर्तिकाग्र पर तरल चिपचिपाहट का साउंड होता है, वही क्या करता है, उसको रिसीव करता है और उस नमी की उपस्थिति रहते हैं। इसमें जब अंकुरण की प्रक्रिया होती है तो परागकण का जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है उसमें डिवीजन के फलस्वरूप परागनली का निर्माण होता है। यह परागनली स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए कहाँ आता है, ओवरी में आता है। ओवरी से होकर के भ्रूणकोश में प्रवेश करता है, भ्रूणकोश में प्रवेश करता है। और लास्ट में जब समसूत्री विभाजन होता है परागकण के केंद्र में 2 केंद्र बनते हैं। पहला केंद्र जो होता है वह अंड कोशिका के साथ संयुक्त होकर के यूग्मनज का निर्माण कर लेता है यहाँ पर। और जो दूसरा परागकण का जो दूसरा केंद्रक होता है यह आगे बढ़ करके जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं इनके साथ संयुक्त होकर के यहाँ पर 2 ध्रुवीय केंद्रक है, एक परागकण का तीसरा केंद्र होता है, इसलिए त्रिगुणित हो जाते हैं। तो यह 3n की कंडीशन होती है। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन में देख लीजिए 2x ये द्विगुणित नहीं होता है, गलत है। 3x अभी ऑप्शन में आपको बताया गया त्रिगुणित होता है, x अगुणित होता ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका ऑप्शन है तीसरा है, सॉरी दूसरा है 3x होता है, मतलब त्रिगुणित। तो इस प्रकार से यह आपका लास्ट क्वेश्चन रहा। तब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी बेस्ट।